हाँ हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसे कि अभी मैंने आपको चैप्टर 1 पढ़ाया कोल्ड वॉर एरा, उसमें आपने देखा कि आइडियोलॉजिकल वॉर था। देखिए आइडियोलॉजिकल यानी आइडियोलॉजीज, दो आइडियोलॉजीज थी, दोनों ब्लॉक्स की एक एक, उनके बीच में वॉर था, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट था जिसको कोल्ड वॉर कहा गया। ठीक है, कोल्ड वॉर, ठीक है, जो हुआ था इनके बीच। तो आइडियोलॉजीज क्या थी, तो जो यूएसए था उसकी कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी थी, और जो जैसे कि आप लोग जानते हैं, और जो कि यूएसएसआर था उसकी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी। ठीक है, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि एक जो पावर है उसका कोलिजन होता है, मतलब एंड होता है। ठीक है, ये जो आप वॉल देख रहे हैं, ये जो कार्टून देख रहे हैं, वो उसी का प्रतीक है, देखिए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि बर्लिन की दीवार जो कि जर्मनी में थी, ठीक है, कैपिटलिस्ट का प्रतीक, मतलब दो भागों में डिवीजन किया था। ठीक है, इसको कैपिटलिस्ट और सोशलिज्म में बीच में दीवार खड़ी गई। जैसे कि आपने उसमें मैंने मैप दिखाया था आपको कोल्ड वॉर में, जो कि ये लोग अलग अलग होना शुरू हुए थे, सेपरेट, मतलब एक एक का हाथ थामना शुरू हुए थे, जो कि न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी। तो एक एक सुपर पावर्स का इन्होंने हाथ थामा। वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो डिवीजन देख रहे हैं ये वॉल के रूप में, उसी को सिंबलाइज कर रहा है। अब क्या होता है कि ये लोग, जो कि पूर्वी बर्लिन था, ठीक है, वो नहीं चाहता था, जो पूर्व के साइड का था जर्मनी में, ये कि ये दीवार खड़ी रहे। उन्होंने ये ब्रेक डाउन करनी शुरू की थी दीवार। ठीक है, वो यही दिखा रहे हैं इस पिक्चर के माध्यम से। इससे क्वेश्चन ये बनता है आपका, जो कि आपका आएगा एग्जाम में, कि ये कब खड़ी की गई। ठीक है, 61, और सेपरेट किया गया था ईस्ट बर्लिन फ्रॉम वेस्ट बर्लिन। ठीक है, और मोर देन कितने किलोमीटर की थी, तो 150 किलोमीटर लंबी थी ये। ठीक है, और कितने टाइम तक खड़ी रही, 28 ईयर्स तक। फाइनली इसको ब्रोकन किया गया। ठीक है, 9 नवंबर 1989 में। और यही क्या बोलते हैं, यही किसका मार्क करता है, यूनिफिकेशन का। यानी कि अब दो पार्ट्स हैं जर्मनी की, अब क्या हो जाएंगे, वो यूनिफाई हो जाएंगे, यानी कि अब ये एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो पीपल्स मेकिंग अ टाइनी होल कर रहे हैं, ठीक है, इसको तोड़ने के लिए, और इसको लेकर फ्री मूवमेंट चल रहा है। 89 में ये स्टूट की गई थी। ठीक है, और ये किसके द्वारा बनाई गई कार्टून, तो ये देख लीजिए, ऐसे फ्रेडरिक राम को जाता है। तो इस चैप्टर के अंदर आप ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, आगे चलिए। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, व्हाट इज सोवियत सिस्टम। ठीक है, सोवियत सिस्टम क्या है। ठीक है, सोवियत सिस्टम का मतलब क्या है कि समाजवाद, ठीक है, सोशलिज्म को जो फोकस करता है, वो किस विचारधारा पर थी। जैसे मैंने अभी विचारधारा आपको इसलिए मैं पहले क्लियर किया, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको जब आइडियोलॉजीज बताई, इसमें विचारधारा मेंशन करना रह गया था, तो वो ध्यान दीजिएगा कि विचारधारा जो थी वो यही थी, सोशलिज्म। ठीक है, उसी को ये फोकस कर रहा है, सोवियत सिस्टम। ठीक है, सोवियत सिस्टम का मतलब है जो कि सोशलिज्म को लेकर चलता है। देखिए 1917 का रशियन रेवोल्यूशन आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। 17 में क्या हुआ था रशिया के अंदर। देखिए रशिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन सिस्टम था, उसमें ये रेवोल्यूशन क्यों हुआ, तो वो रेवोल्यूशन होने का एक मेन मोटिव यही था कि देखिए रेवोल्यूशन तो चेंजेस के लिए होता है, ठीक है, करा करते हैं लोग। ठीक है, तो वो भी चेंजेस के लिए ही हुआ था रेवोल्यूशन। जैसे इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंस के लिए रिवॉल्ट हुआ था, स्वाधीनता संग्राम। ठीक है, 1857 में भी जो स्वाधीनता संग्राम था, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, जिस कारण से बाद में 47 की आज़ादी हुई, बहुत स्ट्रगल के बाद। तो काफ़ी लंबा स्ट्रगल चला था 17 में रशिया के अंदर भी, वैसा ही चेंज के लिए, रिफॉर्मेशन के लिए। किस चीज़ का रिफॉर्मेशन, क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन था, और वहाँ के जो मालिक थे वहाँ के लेबर्स पे बहुत शोषण करते थे। इंडस्ट्रीज थी बड़ी बड़ी, ठीक है, उद्योग थे, और वहाँ के मालिक जो थे वो लेबर से काम लिया करते थे, लेकिन मजदूरी उनको नहीं दिया करते थे। इसी रीज़न से वहाँ पे रिवॉल्ट हुआ, और उसके जो नेतृत्व करता थे, उनका नाम था वी.आई. लेनिन। वी.आई. लेनिन की पार्टी थी बोल्शेविक, और मार्तोव की केरेंस्की की पार्टी थी बोल्शेविक। ठीक है, मैनशेविक पार्टी, ठीक है, केरेंस्की की। तो बोल्शेविक्स को मेजॉरिटी मिली, और मैनशेविक्स जो था केरेंस्की की पार्टी, वो हार गई। और उसी से देखिए, आप इसका फ्लैग भी मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया था, जो रशिया का फ्लैग है वो डिनोट करता है किस चीज़ को, लेबर क्लास को। ठीक है, कम्युनिज्म को, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, ठीक है,
इसको ध्यान से आपको समझना है कि क्या है। देखिए चाइना में भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी कम्युनिज्म को सपोर्ट करते हैं, लेबर क्लास को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ भी लेबर क्लास को फिर आगे जाके सपोर्ट किया गया, तो वही सोशलिज्म आइडियोलॉजी थी, ठीक है। तो इसके ऊपर आता है। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी कैपिटलिस्ट से किस प्रकार से सोशलिज्म अलग है। देखिए जो कैपिटलिस्ट है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट चीज़ों को सपोर्ट करता है, ठीक है, वो प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट करता है कैपिटलिस्ट यानी कि अमेरिका। लेकिन उसके अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है क्या, कौन, सोशलिज्म, ठीक है। सोशलिज्म किसको सपोर्ट करेगा, स्टेट को, जहाँ पे सारी चीज़ें कंट्रोल होगी, जो भी किसके द्वारा, स्टेट के द्वारा, ठीक है। वहाँ पे सबको, सोसाइटी को, सबको वो दी जाएगी, इम्पोर्टेंस दी जाएगी। अब आगे चलते हैं, ये चीज़ें आप स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। सोलर सिस्टम जो भी है मैंने आपको अभी बताया, वो सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन, व्लादिमीर लेनिन में आपको मेंशन कर ही दिया है, ठीक है, फाउंडर ऑफ द बोल्शेविक, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ मेंशन है। आगे चलिए, आगे है जोसेफ स्टालिन के बारे में। स्टालिन कौन थे, ठीक है, इनके बारे में स्टडी कर लीजिएगा। फिर इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है गोरबाचेव, ठीक है। गोरबाचेव का इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्यों है, क्योंकि डिसइंटीग्रेशन किसका हो रहा है, सोवियत यूनियन का। कब हुआ था, 1991 में, ठीक है। उसके बाद ये यूनिपोलर वर्ल्ड हुआ, बट आज के टाइम की बात करें तो आज कुछ ऐसा नहीं है, सब मल्टीपोलर वर्ल्ड में काउंट होता है, ठीक है। तो गोरबाचेव जो प्रिंसिपल्स लेके आए थे फॉर रिफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि वहाँ की जनता की आकांक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, तो इस रीज़न से वहाँ की जनता नहीं चाहती थी, वो सेटिस्फाइड नहीं थी, क्योंकि वहाँ बहुत सारी कंडीशंस बहुत क्रिटिकल चल रही थी। पहले तो सोवियत यूनियन पिन से लेकर कार तक एवरीथिंग वो प्रोवाइड किया करता था, सब कुछ वहाँ बनते थे, लेकिन बाद में उसकी अर्थव्यवस्था बहुत ही डमाडोल हो गई थी। तो उसी चीज़ को लेते हुए गोरबाचेव वहाँ पे वहाँ के लीडर थे, ठीक है। गोरबाचेव हु हैड द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, सोवियत यूनियन 1985। तो ये लेकर आए थे, ये रिफॉर्म के लिए दो पॉलिसीज़ लेकर आए थे। एक लाए थे पेरेस्ट्रोइका और दूसरी लाए थे ग्लासनोस्ट, ठीक है। पेरेस्ट्रोइका का मतलब था पेरेस्ट्रोइका यानी पुनर्रचना, और ग्लासनोस्ट यानी खुलेपन की नीति, ओपननेस, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन और ओपननेस, ठीक है। ये दो पॉलिसीज थी जो लेकर आए थे। अब यहाँ से आप स्टडी करिएगा, ठीक है, इन चीज़ को इनकी लीडरशिप में। लेकिन हुआ क्या कि इन चीज़ों से भी वहाँ की जनता की आकांक्षा इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि इन पॉलिसीज़ से वो खुश नहीं हुए, ठीक है। उसके बावजूद, इनके रिफॉर्मेशन की पॉलिसीज़ लाने के बावजूद वहाँ की जनता आकांक्षा इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, और वो वहाँ पे इतना ज़्यादा रिवॉल्ट कर रहे थे कि उन्होंने मतलब डिसइंटीग्रेशन होकर ही रहा सोवियत यूनियन का 1991 में। सोवियत यूनियन के जो नेता थे, वो मैंने आपको पहले भी लीडर के बारे में बताया था कोल्ड वॉर के चैप्टर के अंदर, ठीक है, निकिता क्रुश्चेव, उनके बारे में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसको आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, डिक्लेरेशन ऑन द डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। CIS यानी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है, ये है UN सिक्योरिटी काउंसिल। आगे देखिए, सोवियत डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ, ठीक है, सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन क्यों हुआ, ये रीज़न देखिए। एक तो सबसे पहले सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन की बात करें तो एक तो वहाँ पे जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो भी कोलैप्स हुआ, चल नहीं पा रहा था, ठीक है। वहाँ के लोगों के आपस में ही विचार नहीं मिल रहे थे, ठीक है। वहाँ के इंस्टीट्यूशन के जो लोग थे, वहाँ की जनता की आकांक्षाएं इतनी बढ़ चुकी थी, इन सारी चीज़ों को लेकर वहाँ डिसइंटीग्रेशन उसका होना तय था, जो हुआ, ठीक है। आगे देखिए, ये सारी चीज़ें स्टडी कर लीजिएगा। इसके बाद है लीडर्स ऑफ सोवियत यूनियन, जिसमें लियोनल ब्रेजनेव, ठीक है, इनके बारे में बट इतना आता नहीं है, बट एक बार रीड आउट कर लीजिएगा इसको भी, ठीक है। इसके बाद ये हैं सारे पॉइंट्स, इसको आप देख लीजिएगा, गोरबाचेव के बारे में ही है सारी चीज़ें, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये सारा गोरबाचेव के बारे में है, ठीक है। ये सारा उनका ओपिनियन क्या रहा, ठीक है, लोगों की आकांक्षाएं किस हद तक बढ़ गई थी, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ दी गई हैं। अब आगे चलेंगे, ये टाइमलाइंस है, ठीक है, टाइमलाइन है। उसके बाद मिखाइल गोरबाचेव के बारे में है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन। अच्छा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई डिसइंटीग्रेशन होने के बाद क्या क्या चीज़ें हुई, ठीक है। देखिए क्या क्या रिजल्ट रहा, मतलब क्या परिणाम आएगा जब डिसइंटीग्रेशन हो गया, यानी कि एक पावर जो थी सुपर पावर्स वो ख़त्म हो गई। उसके बाद
फिर क्या रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कि कोल्ड वॉर अब तो ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि अब दो के बीच था तो एक जब रही नहीं तो कोल्ड वॉर किन के बीच होगा, ठीक है। पहला तो ये आएगा। सेकेंड देखिए, सेकेंड है रिलेशंस इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज, फिर रिलेशंस चेंज हो गए, ठीक है। और यूनिपोलर हो गया, ठीक है, जैसे मैं आपको पहले भी बता रही थी। और बहुत सारी कंट्रीज एमर्ज हुई उस टाइम पे, और मल्टीपोलर सिस्टम जो है बिगनिंग होनी स्टार्ट हुई इसकी। यूएसए जो था वो सुपर पावर बन चुका था, ठीक है, और वो चाहता भी था कि उसके कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को लोग मानने लगे, ठीक है, उस पर चले, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड देखिए, इसके बारे में वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऐसे इंस्टीट्यूशंस एमर्ज हुए, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ये तो आपको पता ही है, ये यूएनओ, ठीक है, उसके एजेंसीज में आते हैं। यूएनओ क्या था मैं आपको चैप्टर के अंदर, चैप्टर 6 है उसमें बताऊंगी, उसका सेपरेट चैप्टर है। देखिए थर्ड क्या हुआ कि सोवियत ब्लॉक में द एमरजेंस ऑफ मैनी न्यू, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि बहुत सारी कंट्रीज जो थी न्यूली इंडिपेंडेंट वो आने लगी सामने, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा। नाटो के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये जो चैप्टर 1 में डिस्कस किया था हमने। नाटो क्या था, सैन्य संगठन था। शॉक थेरेपी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, शॉक थेरेपी से क्वेश्चन आता है कि शॉक थेरेपी क्या थी, ठीक है, क्या ये कैसी रही, ठीक है, क्या हुआ इसमें, और ये मैप है, ठीक है, ये देख लीजिएगा। शॉक थेरेपी का मतलब क्या था, शॉक थेरेपी क्या थी, तो शॉक थेरेपी ये थी कि आघात पहुंचाकर उपचार करना, यानी कि ऐसा प्रोसेस कि अब क्या करना है कि पहले तो यूएसए ने उनको जो कि आपका वो यूएसएसआर था उसको एक तरह से आघात पहुंचा दिया, मतलब उसको कह दिया कि हाँ कैपिटलिज्म को अपनाओ। वहाँ के लोगों ने कैपिटलिज्म की ओर, एक बहुत ही बुरा संक्रमण दौर था क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, तो उन्हें एक संक्रमण काल से गुजरना पड़ा वहाँ के लोगों को, वहाँ की उस कंट्री को, उसको कहा गया था शॉक थेरेपी, ठीक है। इसी रीज़न से अब कोई भी आप खुद ही सोचिए कि अगर आप किसी सिस्टम में चल रहे हैं और एकदम से वहाँ से आपको दूसरी चीज़ें फॉलो करनी पड़े, या एकदम से आप किसी, जैसे एग्जांपल के लिए आप कहीं रह रहे हैं बहुत टाइम से, वहाँ की जलवायु, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए आपको अंटार्कटिका या किसी ऐसे आइलैंड पे जाके रहना है, तो आपको कितना ऐसे संक्रमण काल से, मतलब आपको कितने सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी आपको, जल्दी वहाँ सेट होने में प्रॉब्लम आएगी। वैसे ही वहाँ के लोगों को एक संक्रमण काल से गुजरना पड़ा, कैपिटलिज्म को अपनाना पड़ा, जिसको शॉक थेरेपी कहा गया, ठीक है। और उससे फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, पूंजीवाद होना, सब कुछ निजीकरण कर किया गया, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन होना, ठीक है, वहाँ की पॉलिसीज चेंज होना, ये सारी चीज़ें यहाँ मेंशन की गई, इसे आप रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद इसके क्या क्या ड्रामेटिक चेंज हुए, क्या क्या मतलब क्या क्या रहा शॉक थेरेपी के कॉन्सिक्वेंसेज क्या रहे, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द शॉक थेरेपी, ठीक है। उससे क्या क्या हुआ, सबसे पहले तो वही कि उसको अब क्या करना पड़ेगा, कैपिटलिज्म को अपनाना पड़ेगा। 90% इंडस्ट्रीज जो थी वो सारी की सारी प्राइवेट कंपनीज को, ठीक है, वो दी गई, औने पौने दामों में बेचनी पड़ी, ठीक है। इसको लार्जेस्ट गैराज सेल ऑफ द हिस्ट्री के अंदर बोला गया। और उसके बाद आता है जो वैल्यू ऑफ रूबल है, ठीक है, उसकी, रूबल कहाँ की करेंसी है, रूस की, ठीक है, रशिया की, यानी कि एसएसआर था, ठीक है, उसकी। देखिए रशिया के पास ही कमान चली गई 1991 में, जब डिसइंटीग्रेशन हुआ तो 1991 में रशिया के पास कमान चली गई थी, यानी कि अब कौन आएगा, रशिया संभालेगा वो पूरे गणराज्यों का जो संगठन, उनको लीड करने के लिए रशिया आगे आएगा। तो रूबल उसकी मुद्रा थी वो गिर गई, ठीक है। जीडीपी देखिए वो भी बिलो हो गया, ठीक है, 1989 द ओल्ड ट्रेडिंग स्ट्रक्चर जो था सारा का सारा डाउन हो गया, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ मेंशन की गई हैं। उसके बाद ओल्ड सिस्टम जो कि सोशल वेलफेयर पे चलता था वो सारा डिस्ट्रॉय हो गया, और अब सारा का सारा कैपिटलिज्म को लेकर चलना है, ठीक है, और प्राइवेट प्रॉपर्टी की सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग चलेगी, ठीक है। मिडिल क्लास को पुश किया गया, ठीक है, कि वो अब उसके अकॉर्डिंग चले, तो उनको लेकर बहुत सारी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ा। ये सारी चीज़ें यहाँ मेंशन की गई हैं। देखिए हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से यह क्वेश्चन आता है कि एज अ रिजल्ट ऑफ द शॉक थेरेपी अबाउट हाफ ऑफ रशिया 1500 बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वेंट बैंकक्रप्ट, यानी कि क्या हुआ, वहाँ के जो बैंक्स थे वो दिवालिया हो गए, और सबसे बड़ा बैंक था वहाँ का इनकॉम बैंक, ठीक है, रशिया का, वो दिवालिया हो गया, ठीक है, बैंकक्रप्ट हो गया 1998 में, ठीक है। उसकी मनी कॉर्पोरेट था 10,000 जो कि कॉर्पोरेट एंड प्राइवेट शेयर होल्डर्स थे, ये लॉस्ट हो गए, ठीक है, ये आता है। और यहाँ से यहाँ देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन नॉट गिवन सेम अटेंशन ऑफ प्रायोरिटी, ठीक है, डिमांड्स ऑफ द इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आप रीड आउट कर लीजिएगा।
मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स स्पेशली रशिया स्टार्टेड द रिवाइविंग इन 2010 ईयर्स ऑफ द इंडिपेंडेंस, ठीक है। रिवाइवल ऑफ द इकोनॉमिक्स, एक्सपोर्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि नेचुरल गैस, मिनरल्स, अजरबैजान कहाँ कहाँ वो किया करती थी, ये सारी चीज़ें यहाँ दी गई हैं। इसके बाद है आपका टेंशन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, यहाँ से बस ये रीड करने का है, इसको देख लीजिएगा, ऐसा इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट ये भी रीड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़, ये भी रीड आउट कर लीजिएगा। यहाँ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में ज़्यादा मेनली बताया गया है कि भी आगे जाके मल्टीपोलर सिस्टम है वो हुआ, ठीक है। ये भी रीड करने के लिए बस रीड कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ से आता है, देखिए ये फ्लैशबैक है इंडिया एंड यूएसएसआर, ठीक है। यहाँ से ये कोल्ड वॉर एरा में, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा इंडिया एंड यूएसएसआर एंजॉय द स्पेशल रिलेशनशिप, आपस में बहुत, आपको पता ही है कि कोल्ड वॉर एरा से के समय में मतलब एक स्पेशल रिलेशनशिप जो थी वो चल रही थी। इसको लेकर क्रिटिसिज्म भी निकाला गया था, इसको लेकर क्रिटिसाइज़ किया गया था, ठीक है। तो मल्टी डायमेंशनल रिलेशनशिप थे, किस किस चीज़ में, किस किस फील्ड में, इकोनॉमिक फील्ड में, पॉलिटिकल फील्ड में, मिलिट्री फील्ड में, ठीक है। कल्चर के को लेकर कि देखिए हमारी जो कल्चर मतलब हमारी जो मूवीज़ है ना बॉलीवुड की, वो वहाँ बहुत ही फेमस है, बहुत पॉपुलर है, बहुत दिलचस्पी से वहाँ के लोग देखते हैं। मिलिट्री में वहीं की वेपन्स वगैरह वहाँ से बहुत ज़्यादा हम लोग लेते हैं। पॉलिटिकल आपको पता ही है, पॉलिटिकल्स को रीड कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी इकोनॉमी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, बस चैप्टर फिनिशिंग पे है, इसको रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन आते थे, एनसीईआरटी क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा टारगेट करके चलिएगा, क्वेश्चंस वहाँ के देख लीजिएगा, एनसीईआरटी पे फोकस करिएगा। बोर्ड कुछ बड़ा नहीं है, ठीक है, बहुत ईजी है, आराम से आप लोग कर लेंगे। ऑल द बेस्ट, ठीक है। इन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। बाकी की वीडियो और पहले की वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक